के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। 18 दिसंबर को प्रथम चरण के नगर पालिका चुनाव का मतदान होना है और इस मतदान कराने को लेकर पुलिस लाइन लहरियासराय से पुलिस सुरक्षा बलों के साथ बूथ पर रवाना हो गए हैं कर्मी। 18 दिसंबर रविवार को नगर पालिका चुनाव प्रथम चरण के तहत दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी हायाघाट, बेनीपुर और बहेरी इन 4 जगहों पर सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान होने की सूचना है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने में सुरक्षा बलों की काफी भूमिका रहती है और इसी के तहत पुलिस लाइन लहरियासराय से पुरुष और महिला सुरक्षा बल विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। चुनाव कराने के माध्यम से थाना रिजर्व रहेंगे और थाना प्रभारी के अगला आदेशानुसार हम लोग को जहाँ भेजा जाएगा वहाँ जाएंगे। ये निगम वाला चुनाव है, शांतिपूर्वक कराना है, ज्यादा भीड़ को नहीं इकट्ठा होने देना, बस यही सब। कहाँ से कहाँ जा रहे? 18 दिसंबर को कल है ना फर्स्ट इलेक्शन चुनाव, समझे कि नहीं, नगर निकाय का, उसी में जाना होगा। 30 40 अप्रोक्सीमेटली 50 हम लोग सुरक्षा कर्मी के साथ साथ, समझे कि नहीं, 20 कर्मी भी हैं, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग से करवा रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव करा दिया गया। लगा हुआ कब यानी कुशेश्वर स्थान थाना रिजर्व, पहले थाना पर रिपोर्ट करना है, उसके बाद थाना से जहाँ भेजा जाएगा वहाँ पर जाने के लिए तैयार है। जी सर, कल है पूर्ण विधि व्यवस्था के साथ, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ इनकी ड्यूटी करना है। नगर पालिका चुनाव 2022 को लेकर प्रथम चरण के होने वाले मतदान का वज्रगृह स्थल शिवधारा बाजार समिति बनाया गया है, जहां निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी राजीव रोशन, उनके साथ और भी प्रशासनिक अमला साथ थे। जिलाधिकारी ने वज्रगृह में कई ओर जाकर के वहां तमाम स्थितियों का जायजा लिया। स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्ष का जायजा लिया गया, जो आगामी चुनाव में होना उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी ने चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसका अनुपालन करते हुए तमाम बातों को ध्यान में रखा गया है। रूम और मतगणना कक्ष की तैयारियों का जायजा लिए हैं। जो आगामी नगर निर्वाचन होना है उसके मद्देनजर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है कि जो आयोग का निर्देश है उसके आलोक में हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो मतगणना कक्ष है और जो हमारे रिजर्व पार्टीज हैं, प्रेस का जो ब्रीफिंग सेंटर है, वो सब उसी के नियम के तहत बने और उसके लिए जगह चिन्हित कर लिया गया और तैयारी भी लगभग पूरी कर दी गई। दृष्टिकोण से यहाँ पे हम लोग 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रहे हैं और जो 24 घंटे हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है, मतगणना के बाद से लेके मतदान के बाद मतगणना तक वो सुरक्षा के घेरे में रहेगा। हम लोग इस बार सुनिश्चित कराएंगे कि हर राउंड की जो जानकारी है वो रिफ्लेक्ट करे और जो भी कैंडिडेट हैं वो अवेयर रहें, उसकी जानकारी मिलती रहेगी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT JEE 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी
संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। केवटी थाना क्षेत्र के चतरा गांव के पास NH57 VIP पर रायका के तरफ से आ रहे बाइक सवार को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। बाइक पे पीछे बैठा नवीन 12 वर्षीय लड़का सड़क किनारे गिर गया और भागने के क्रम में ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं बाइक चला रहे युवक को खरोच तक नहीं आई। घटना की खबर सुनते ही स्थानीय सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो गए और सभी इस हृदय विदारक घटना को देख दुखी एवं आक्रोशित हो रहे थे। वहीं घटनास्थल पर पहुंच पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर परिजन को सूचना देते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाइक चला रहा राकेश रंजन ने बताया कि अपने भाई के साथ साले नवीन सिंह के उसको अपने गांव मधुबनी जिला के रहिका थाना क्षेत्र के खरौबा गांव से स्कूल छोड़ने जा रहे थे। तभी चतरा के पास मुख्य सड़क पर एक ट्रक में पीछे से मेरे बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मेरे पीछे बैठा बच्चा उल्टी दिशा में गिर गया। भागने के क्रम में ट्रक ने उसे कुचल दिया। मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना क्षेत्र उफरौली गांव निवासी जगदीश सिंह के पुत्र मृतक सिंह नवीन अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और उसके माता पिता कल ही दिल्ली गए हैं। उनको भी सूचना दे दी गई, वह लोग भी जल्द ही पहुंच रहे हैं। घर में जाने से मना किया तो इसको लेकर एक युवक के साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया। इलाज कराने के लिए पहुंचे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। घटना के बारे में बताते चले कि मोहम्मद अली पिता मोहम्मद अयूब दोनार सहारा इंडिया वाले गली में रहने वाला युवक बताया गया, जिन्होंने अपने फुफेरा भाई को मना किया कि मेरे घर में मत आया करो। इसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी हुई और घटना यहां तक पहुंच गई। फुफेरा है ना, हाँ वही मारा और अच्छा तो उसको मना करते थे कि मेरे घर पर नहीं आने के लिए, मेरे घर पर आता था। अच्छा इसीलिए उसको मारा। मेरे जेब में पर्स में 5000 रुपया था, पर्स छीन लिया। अच्छा और उसके बाद जो है BP बुलेट मारा। पहले यहाँ पर मारने लगा ना तो ऐसे ऐसे हम रोके ना, देखे ना ऐसे रोके तो गर्दन जो है गर्दन बच गया मेरा। देखिए गर्दन पर भी लगा, इस पर लग गया, इस पर लग गया, गर्दन पर भी पूरे शरीर में बहुत बुरी तरह से फाइटर से और BP ब्लेड से आ रहे थे उधर से। देखें इसको सारा लिया, बैंक के पास बेहोश बना हुआ था। अच्छा उसको उठा के हम यहाँ ले आए। उनसे पूछे तो बोला कि हमारा फेरा बना है, हमको मारा। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से नाट्य संस्था कलर व्हील द्वारा प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। रंग महोत्सव 24 से 26 दिसंबर को संध्या 5 बजे से प्रारंभ होगा। मैथिली साहित्य परिषद के प्रांगण में इस प्रेस वार्ता में कलर व्हील के सचिव एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातकोत्तर श्याम कुमार साहनी ने बताया कि यह 3 दिनों का थिएटर फेस्टिवल है, जो विशेष रूप से स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, बाबू राम, जुबा साहनी आदि को समर्पित है। भारत के विभिन्न शहरों के कलाकारों द्वारा हर दिन अलग अलग नाटक पेश किया जाएगा, जिसमें पटना, बेगूसराय, आसाम, मधुबनी, दरभंगा के कलाकार शामिल होंगे। श्याम साहनी ने यह भी कहा कि नाटक के साथ साथ लोक नृत्य और नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी की जाएगी। इस प्रेस वार्ता में नारायण जी चौधरी, प्रकाश बंधु, कमलेंद्र चक्रपाणी, निकिता कुमारी, विक्रम कुमार, विशाल कुमार, रोशन कुमार, सौरभ कुमार, राजेश शर्मा, सुभाष शामिल हुए। दरभंगा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव जो 24, 25, 26 को आयोजित होने जा रहा है, इसमें न केवल दरभंगा के बल्कि दरभंगा के बाहर के भी रंगकर्मियों को यहाँ अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। ये अवसर जितना बड़ा उनके लिए है, उतना ही बड़ा यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी है कि अक्सर यहाँ के लोग यहाँ के जो स्थानीय रंगकर्मी हैं उनकी ही प्रस्तुति देखते हैं, किंतु इस नाट्य महोत्सव से एक लाभ ये होगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को, बाहर के लोगों को भी नाट्य प्रस्तुतियों को देखने का अवसर मिलेगा। इसमें कलर व्हील के तमाम कलाकारों को, ये नाट्य महोत्सव के जो निदेशक हैं श्याम कुमार सैनी, इनकी अथक मेहनत और प्रयास आपको 3 दिन में दिखेगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का भी सहयोग है। तो जब इस लेवल पे भारत सरकार भी यहाँ के स्थानीय रंगकर्मियों को सहयोग दे रही है और
मैं इनके साथ जुड़ा रहता हूँ कि बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में ये एक नेशनल लेवल का के कलाकार कभी भोपाल, यूपी, आसाम, पटना, दिल्ली, बम्बई ये सब से को जोड़ करके और यहाँ ये काम करते हैं। अब बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में करते हैं। तो इस जगह पर जब होती है तो डॉक्टर गणपत मिश्रा का भी मुझे आने लगता है कि उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर ये जगह एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो। और मैं इन लोगों से अनुरोध किया, निवेदन किया और इस काम में जो मैथिली साहित्य परिषद है इसके सारे पदाधिकारी और जो भी हैं वो सब लोग सहयोग करते हैं, इनको जगह देते हैं और ये रोशनी जलाने का काम, सांस्कृतिक रोशनी जलाने का काम करते हैं। सभी रंगकर्मी का अभियान मैं मैथिली साहित्य परिषद का एक स्वयंसेवी होने के नाते इस परिसर में यात्राओं का स्वागत करता हूँ। और ये वास्तविक सत्य है कि श्याम और प्रकाश के नेतृत्व में इस परिसर में सांस्कृतिक एक क्या कहा जाए उसको क्रियाशील हो गई है। लोग यहाँ जमा होने लगे हैं, एकत्र होने लगे हैं। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा द्वारा पेंशन दिवस के अवसर पर कर्मचारी संगठनों से जुड़े पेंशन भोगी पूर्व कर्मचारी नेताओं को कर्मचारी महासंघ कार्यालय में समारोह आयोजित कर पाग चादर एवं माला से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष में 1920 ईस्वी से पेंशन देने का प्रावधान है। 17 दिसंबर को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन को संवैधानिक हक प्रदान किया था। तब से लगातार पेंशन दिवस मनाया जा रहा, परंतु केंद्र की सरकार ने 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मी सेवकों को पुरानी पेंशन की योजना के स्थान पर अंशदायी पेंशन आरंभ कर दिया, जो घोर कर्मचारी विरोधी है। जबकि समाज सेवा के क्षेत्र में आए जनप्रतिनिधि, एमएलए या एमपी एक दिन के लिए किसी सदन का सदस्य बनते हैं तो उन्हें आजीवन पेंशन मिलता है, परंतु राज्य कर्मी, केंद्रीय कर्मी, अन्य संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को 30 से 35 वर्ष सरकारी सेवा करने के बाद भी पेंशन से महरूम कर दिया गया। आज पेंशनर दिवस है। पेंशनर दिवस के अवसर पर हम बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से अपने जो हम पूर्व के संघों के महासंघों के पदधारक हैं, बिहार सरकार के पेंशन भोगी हैं, उन साथियों को, अपने अभिभावकों को, अपने गार्जियन को हम लोग प्रत्येक साल इस अवसर पर 17 दिसंबर को सम्मानित करते हैं। फिर भाई आज हम अपने 5-7 साथियों का सम्मान कर रहे हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल के नेता हैं, इसमें पीडब्ल्यूडी वर्कर्स यूनियन नेता हैं, इसमें चतुर्वेद कर्मचारी संघ के नेता हैं, पंचायत सेवक संघ के नेता हैं, हमारे भूमि सुधार कर्मचारी के नेतृत्वकारी साथी हैं। तमाम साथियों को आज हम पाक चादर माला सम्मानित कर रहे हैं और आशा करते हैं कि लोग पूर्ण स्वस्थ रहें और पेंशन दिवस अमर रहे, यही हमारी शुभकामना है। शराब मामले में पुलिसिया कार्रवाई लगातार चल रही है और इसी के तहत 5 पियकरों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, नियर पुअर होम, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
चिकी बूटी गिराना, जम के बटन ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है, ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। बीजेपी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शराबबंदी वाले बिहार में 75% IAS और IPS शराब पीते हैं, लेकिन सरकार ऐसे शराबी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि शराब मामले में सिर्फ गरीब लोग पर सरकार डंडा चलाया पैसे वसूलती है और जेल भेजने का काम करती है। दरअसल सारण जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी के लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी जलाया। बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम में दर्जनों कार्यकर्ता के अलावा बीजेपी के 2 विधायक भी शामिल थे। राज परिसर से जुलूस की शक्ल में बीजेपी के कार्यकर्ता अपने अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आयकर चौराहा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सभी ने पुतला जलाया। वहीं मीडिया से बात करते हुए केवटी से बीजेपी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने सरकार पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी के बीच 75% IAS और IPS शराब का सेवन करते हैं। सरकार उन पीने वाले अधिकारी को नहीं पकड़ती, बस सिर्फ गरीब लोगों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाती है और पैसे वसूला करती है। अगर इन्हीं गरीबी को जेल भी भेज देती है। उन्होंने बताया कि पुतला दहन के माध्यम से न सिर्फ नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा, बल्कि शराब कांड में मृतक के परिजनों के लिए सरकारी मुआवजे की भी मांग की। विधायक जी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद सभी गरीब लोगों को बिना शर्त रिहा करने की भी मांग कर दी है। साथ ही पासी समाज के लोगों के लिए ताड़ी के पेशा पर रोक की चर्चा करते हुए उन सबों के लिए रोजगार के अलावा सरकारी नौकरी देने की मांग सरकार से की है। आज शहरी विभाग को टारगेट दे रखे हैं ये लोग कि इतना टारगेट आपको पुराना है। वो क्या रिक्शा वाला, टांगा वाला से, जूता सीने वाले से पूरा होगा? बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता है? कौन IAS IPS, मैक्सिमम IAS IPS है 75% जो दारू का सेवन करते हैं, उनके घर में क्यों नहीं छापामारी की जा रही है? उसके घर में छापामारी की जाए। ये गरीब जो रोड पर चलते हैं उसको पकड़ने से इनका कोटा पूरा होगा? उसको कोई रोजगार देने का काम करे, अन्यथा सरकारी नौकरी देने का काम करे। 20 लाख रोजगार देने की सरकार ने बात कही है, तो उन लोगों को रोजगार के माध्यम से सरकारी रोजगार दिया जाए और उनको जबरदस्ती जेल में भेजना, तारी पीने पर अगर पकड़ाता है उसको जेल में भेजना। आज 6 लाख कैदी हमारे विभिन्न बिहार के प्रत्येक जेलों में बंद हैं। उन सबको मैं अविलंब मांग करता हूं सरकार से कि उन सबको रिहाई किया जाए, जेल से निकाला जाए, एक भी पैसा उनको जुर्माना नहीं लगे, क्योंकि सभी उसमें गरीब आदमी हैं और दलित आदमी, अति पिछड़ी समाज के लोग हैं। मगर सरकार लगातार दलित समाज के साथ अन्याय कर रही है, लोग मारे जा रहे हैं। जब शराब प्रतिबंध है तो ये शराब बंद कैसे रहा है? वहाँ के थानेदार को और DSP को दोष दे देने से, उसका तबादला कर देने से, उनको सस्पेंड कर देने से क्या इस समस्या का समाधान होगा? SP पर, IAS पर, IPS पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जो जिला के पदाधिकारी हैं, जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, उन पर क्यों नहीं अंकुश लगाया जाता है? उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता है कि छोटे अधिकारी को सस्पेंड करके सरकार अपना खाना पूरी करती है? इससे हम लोग नाराज हैं और निश्चित रूप से सरकार जब तक इस्तीफा नहीं देती है, हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के तत्वावधान में इतिहास के पुनर्निर्माण में क्षेत्रीय इतिहास एवं पुरातत्व की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चंद्रधारी संग्रहालय के सभागार में संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर आए प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर छात्र एवं छात्राओं के साथ कई विद्वत विभिन्न महाविद्यालय से पहुंचे थे।
एसएससी डिपार्टमेंट हैं, अगर वहाँ से बच्चों को जागृत किया जाएगा कि नहीं, इसमें भी रोजगार की संभावनाएं हैं, इसमें भी कैरियर है। जैसे मेडिकल करके, इंजीनियरिंग करके प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में जाते हैं, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट करके भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर सभी जगह रोजगार की संभावनाएं हैं। इसमें जानकारी की कमी है, हम लोग को इसमें जो है जोड़ना है, बच्चों को यहाँ से उनको बताना है कि कैसे इसमें रोजगार की संभावना है। तो इसी उद्देश्य से ये 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हम लोगों ने किया है। और खास करके इतिहास के पुनर्निर्माण में क्षेत्रीय इतिहास और पुरातत्व की क्या भूमिका है, और इस कार्यक्रम, आपने उद्देश्य की बात की, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है यहाँ के स्थानीय तथा इससे इतर सुदूर भागलपुर, अभी मैं बताऊं कि इस अंचल से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, वहाँ के छात्रों, वहाँ के अध्येताओं को प्राचीन भारतीय इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास, इसकी सर्वतोभावेन जानकारी देना और पुरातत्व के साथ समीकृत कर इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातत्व और क्षेत्रीय इतिहास किस रूप में हमारी सहायता करेगा, इसका सर्वतोभावेन ज्ञान आज का मुख्य उद्देश्य है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं उदय नारायण तिवारी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का विभागाध्यक्ष हूँ और प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व का एक अध्येता। अगर इस सही प्रस्तुत किया जाएगा समाज के सामने में, तो इसके भविष्य का निर्माण होगा। हम सिर्फ रोजगार से इतिहास को नहीं जोड़ते हैं, हमारी जो मानसिकता है वो डिस्टॉर्टेड है या पॉजिटिव है, इसको तय करता है इतिहास। अगर हम गलत इतिहास पेश करेंगे तो मानसिकता गलत होगी। तो इस दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है इतिहास का पुनर्निर्माण, ये पुनर्लेखन नहीं है, पुनर्निर्माण है। तो इसकी बहुत आवश्यकता है अभी विश्व में जो परिस्थितियां बन रही हैं, हर देश में, हर समाज में, हर विश्व में अवलोकन किया जा रहा है कि कैसे उन तथ्यों को साइंटिफिक ढंग से लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि एक हार्मोनी पैदा हो, सामंजस्य पैदा हो। क्या नाम हो गया आपका? डॉक्टर अमीर अली खान। ठीक है, थैंक यू। रोल ऑफ रीजनल हिस्ट्री में आर्कोलॉजी का से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री बनाया जाए, तो 1947 के पहले जो यहाँ खुदाई हुई, या वो हड़प्पा की हुई या दुनिया के विभिन्न देश में हुई, यूएसए में हुई, कनाडा में हुई, उसके बाद यूके में हुआ, लेबनान में हुआ, वो तो एक हाई लेवल पे हुआ। लेकिन जब 1947 के बाद यहाँ जो कंपटीशन का दौर चला, उसके अंदर जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आर्कोलॉजिकल, रीजनल आर्कोलॉजी पर काम होना शुरू किया गया और उससे क्वेश्चंस को बनाया गया, जिससे ये हुआ कि यहाँ के बच्चे भी जाने रीजनल हिस्ट्री के बारे में, और साथ ही साथ जो है ये गवर्नमेंट को भी पता हो और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी पता हो, और जो स्टेट लेवल पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ब्रांच है उसको भी पता हो। और इस तरह से इसने हाई लेवल से लेके आर्कोलॉजिकल लो लेवल यानी स्टेट लेवल पे और रीजनल हिस्ट्री पे ये काम होना शुरू हुआ।